वेलकम टू शिवानी सेंट्रल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में। इनने जो दो चीजें अपने मॉडल में इंक्लूड की थी, हमने जैसे पहले मॉडल्स पढ़े थे एटम के, तो वो सक्सेसफुल नहीं थे। इनका मॉडल क्यों सक्सेसफुल था, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ऐसा क्या हुआ कि बोहर मॉडल जो है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सही मॉडल बन गया, है ना। उनने ऐसा क्या इंक्लूड किया अपने मॉडल में? तो उनने क्या किया, दो ऐसे की आइडियाज को इंक्लूड किया, इनकॉर्पोरेट किया अपने मॉडल में। उसमें से फर्स्ट था डुअल नेचर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो रेडिएशंस होती, अच्छा पहले तो ये देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। जैसे लाइट होती है, लाइट का जो रेडिएशन है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। उसमें दो तरह की फील्ड होती है, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये वाला जो फंडा था ये इनने अपने मॉडल में इंक्लूड किया कि ऐसा कुछ होता है। और दूसरी चीज एटॉमिक स्पेक्ट्रा इनने बताया कि एटम जो होता है, जब उसको बहुत एनर्जी दे दो तो वो एक्साइटेड हो जाता है, वो हायर स्टेट पे चला जाता है बहुत ऊपर। फिर जब एनर्जी कम हो जाती है तो वो वापस नीचे आ जाता है अपने घर, अपनी स्टेट पे। तो वो कुछ रेडिएशंस को एमिट या एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सारी चीजें जो हैं ये इनने अपने मॉडल में इंक्लूड की। इनको हम एक एक करके देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ, बोहर ने 1913 में प्रपोज किया, मतलब बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। जैसा कि हमने पिछले मॉडल में देखा था, उनने क्या बताया था कि जैसे जो जे जे थॉमसन थे उनका मॉडल तो टोटली डिस्कार्ड हो गया था। ठीक है, इसके बाद फिर रदरफोर्ड आए, तो उनने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किए और बताया मॉडल के बारे में कि कैसा दिखता होगा एटम। लेकिन फिर भी एटम जो था वो स्टेबल नहीं था कहीं से कहीं तक भी। तो इनने, बोहर ने क्या किया, ये बोला कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहा है। और वो ऑर्बिट इतनी स्पेशल है कि उसमें जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। मतलब जैसे कि हमने बोला था ना कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कभी ना कभी जाके एनर्जी खत्म होगी और वो न्यूक्लियस में मिलके एटम कोलैप्स हो जाएगा। बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं, कुछ स्पेशल ऑर्बिट हैं जिसके अराउंड क्या है, वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमती है, उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, ये चीज बताई। और इनने क्या बताया दूसरा पॉइंट, कि इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्बिट्स के बीच में जंप कर सकता है। मतलब जैसे कि एक घर की छत है और दूसरे घर की छत उसी से लगी हुई है, तो आप टेरेस से टेरेस कूद सकते हो ना, इधर से उधर जंप कर सकते हो। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में, और ये कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। भाई कोई भी काम करने में एनर्जी लगती है। आपने स्कूल में बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत एक्टिविटीज की, एनर्जी बहुत लगी, उसमें यूज हुई। अब क्या हुआ, एनर्जी आपने तब एब्जॉर्ब करके गए थे घर से, बढ़िया ब्रेकफास्ट फिर लंच कर लिया। अब धीरे 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 एनर्जी ड्रेन होती गई। फिर आप घर आए, आपने रेस्ट किया, तो क्या हो गया, एनर्जी को आपने क्या किया, एमिट किया। मतलब बस अब रेस्टिंग पोजीशन पे चले गए हो। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता रहता है एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में, और एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो एमिट करेगा। और कैसे करेगा, हर कुछ अमाउंट में नहीं कर देगा कि कितनी भी एनर्जी ली, कितनी भी एनर्जी एमिट कर दी, नहीं। एक डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी को ये एमिट या एब्जॉर्ब करेगा, जिसको हम क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, क्वांटा के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो बोहर की थ्योरी थी, बोहर का जो मॉडल था, उनने स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन बताई थी। ये क्या होता है भाई, ये भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। हाइड्रोजन एटम जो है वो एक्साइटेड होगा, एक स्टेट में जाएगा ऊपर, मतलब हायर स्टेट में जाएगा। तो क्या होगा, और फिर वो नीचे आ जाएगा वापस, एनर्जी जब उसकी नॉर्मल हो जाएगी तब। तो क्या होगा, वो कुछ लाइंस देता है। मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एमिट हो रही है, तो वो देखने के लिए एक स्पेक्ट्रल लाइंस दिखेंगी। अब वो लाइंस है, एक सीधी सीधी पैटर्न नहीं है, सीधा पैटर्न नहीं दिख रहा है आपको। तो लाइंस क्यों दिख रही है, ये भी इनके मॉडल ने क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो ये मॉडल पढ़ने से पहले हमें ये दो चीजें पढ़ना जरूरी है, जो हमने यहाँ पे पीछे देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ना और ये स्पेक्ट्रा वगैरह क्या होता है ये पढ़ना हमें जरूरी है। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जैसा मैंने पीछे भी बताया था, जो लाइट एनर्जी होती है, लाइट वेव होती है, वो किससे बनी रहती है, दो कंपोनेंट से बनी होती है। ठीक है, अब ये दो कंपोनेंट क्या है, पहली चीज है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी चीज होती है मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, कुछ दो कलर की वेव्स दिख रही हैं।
मान लो कि जो रेड वाली वेव है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो ब्लू वाली वेव है ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये दोनों फील्ड आपस में प्रोपोगेट कर रही हैं, वाइब्रेट कर रही हैं, लेकिन कैसे? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के ये मूव कर रही हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये वाली क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे आपस में मूव कर रही हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ठीक है। अब ये जो रेडिएशन है इसके दो नेचर होते हैं, डुअल नेचर बताया गया है कि ये वेव नेचर भी शो करता है, वेव मतलब ऐसे चलना, और पार्टिकल नेचर भी शो करता है, मतलब छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। तो ये क्या चीज है, हम पहले वेव नेचर को देख लेते हैं, ठीक है, फिर पार्टिकल नेचर पे आएंगे। मिड 1800s में साइंटिस्ट ने क्या किया? थर्मल रेडिएशन को स्टडी किया। थर्मल रेडिएशन मतलब, थर्मल का मतलब ही क्या होता है? हीट। टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मेजर करते हैं ना, तो थर्मल का मतलब हीट होता है। कोई भी हीटेड ऑब्जेक्ट रहते हैं, गर्म ऑब्जेक्ट रहते हैं, उनमें से जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं, ये कोई भी हीटेड ऑब्जेक्ट है, इसमें से रेडिएशंस कंटिन्यूअसली एमिट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये रेडिएशंस को साइंटिस्ट ने स्टडी किया, और फिर उन्होंने ये पता लगाया कि जो रेडिएशंस इसमें से एमिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं ना, ये किससे बने हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बने हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या थी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, और ये वेव्स क्या है? ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग वेवलेंथ्स की है। आगे बढ़ने से पहले देखें कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होता क्या है। एक वेव है, ये ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा? एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स निकली, कितनी वेव्स ने ट्रैवल किया, ये होगी उस वेव की फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव ने ट्रैवल किया। अब आते हैं वेवलेंथ पे। ये दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये दो आपको ऊंचा ऊंचा ये पहाड़ जैसा दिख रहा है ना, क्रस्ट या नीचे ट्रफ, उसके बीच में जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम वेवलेंथ। ठीक है। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। और वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्ब्डा से। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है, इनने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है। तो इनने क्या किया? इनने डेवलप की एक थ्योरी। उस थ्योरी में इनने क्या बताया कि जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें प्लस या माइनस चार्ज हो, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। तो ये चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन मोबाइल होता है, घूमता रहता है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमने जैसा पढ़ा अभी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किससे बना है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बना है। तो इनने बताया कि जो भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ना, वो प्रोड्यूस करेगा ऐसे ऑसिलेशंस जो किससे बने रहेंगे? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बने रहेंगे, और वो वेव की तरह ट्रैवल करेंगे। इन वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये ऑफिशियल, ये मतलब इनने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये चीज बताई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन के बारे में दोनों एक ही चीज है। ठीक है। अब क्या हुआ? मैक्सवेल ने बताया कि जो लाइट है, वो लाइट भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके अंदर दोनों कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों कैसे ट्रैवल करते हैं? परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हैं। और अब ये जो परपेंडिकुलर तो ट्रैवल कर रहे हैं, इनको मिलके जो वेव बन रही है वो भी कैसे ट्रैवल करेगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। ठीक है, एक दूसरे से। राइट। अब इनने एक इम्पोर्टेंट चीज बताई। अच्छा, इमेजिन करो आप एक बहुत ही खाली से रूम में हो, वहां पे आप चिल्लाते हो तो क्या होगा? साउंड एको होगा, मतलब साउंड टकराएगा और वापस आपके ईयर्स तक आएगा। तो साउंड ट्रैवल कैसे कर रहा है? आप जो बोल रहे हो, वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, और वो हवा के पार्टिकल्स के साथ वाइब्रेट हो के, ट्रैवल हो के अपने ईयर्स तक पहुंच जा रहे हैं। ऐसे साउंड ट्रैवल कर रहा है। लेकिन जो लाइट है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको किसी भी हवा के पार्टिकल या सॉलिड या किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में भी ट्रैवल करती हैं। ठीक है। इनको किसी भी मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, ये अपने आप से ही ट्रैवल करती हैं बिना किसी मीडियम के। और एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखना कि स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाए, जो लाइट ट्रैवल कर रही है ना बिना किसी मीडियम के,
ये सन से अर्थ सरफेस पे आ रही है, इसको वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती है, किसी एयर गैस की जरूरत नहीं है। इसकी स्पीड कितनी है? 3 × 10⁻⁸ इतनी खतरनाक हाई स्पीड में लाइट ट्रैवल करती है, सबसे फास्ट स्पीड में। ठीक है। अब देखो, जब ये जो वेव्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग वेवलेंथ पे ट्रैवल करते हैं। जैसे एक रेडिएशन है, हम ऐसा बोलते हैं डॉग्स को अलग तरह की चीजें दिख जाती है जो हमें नहीं दिखती, तो इनको क्या दिखता है अलग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिख जाता है इनको, अलग फ्रीक्वेंसी का, जो हम नहीं देख पा रहे अपनी नेकेड आइज से। ठीक है। तो ये अलग अलग रेडिएशंस अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे ट्रैवल करते हैं। इनको अगर आप एक जैसे जमा दो, कैसे अरेंज कर दोगे? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में, तो इनको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नहीं समझे? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बहुत सारी रेडिएशंस हैं, उनको आपने क्या किया? एक अच्छे तरीके से अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में। सबसे ऊपर आपने सबसे पहले रख दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम थी, फिर बड़ा बड़ा के सबसे लास्ट में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी वो रख दिया। तो इस चीज को, इस पैटर्न को बोलेंगे स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में क्या क्या चीजें होती हैं? देखो, रेडियो वेव सबसे पहले। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी 10⁻⁶ ये ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी थोड़ी और बढ़ गई, देखो 10⁻10 हर्ट्ज, ये रडार सिस्टम में यूज होता है। इंफ्रारेड और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, 13 अपॉन पावर में है 13 हर्ट्ज, ये किसी भी चीज को हीट करने के लिए यूज होती है। विजिबल लाइट जो हम देख पाते हैं, 10⁻15 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन हम देख पाते हैं, इसलिए ये विजिबल है। ठीक है। अल्ट्रावायलेट जो हम नहीं देख पाते, 10⁻16 और सबसे ज्यादा बढ़ गई, और ये सनलाइट में होती है। सनलाइट का एक पार्ट है यूवी रेडिएशन। बोलते हैं ना, जब धूप होती है या वैसे भी सनस्क्रीन लगा के जाओ, यूवी प्रोटेक्शन रहेगा, तो किससे? सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है उससे प्रोटेक्शन रहेगा। ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है और बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होती है। राइट। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसकी इमेज मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाली हूँ। ठीक है। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन, ये हमने फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पढ़ा है ना, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? ये जो स्पीड ऑफ लाइट है सी, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं, राइट। 3 × 10⁻⁸ ये क्या होगी? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट होगी। सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्पीड ऑफ लाइट मिल जाएगी। ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पेक्ट्रम, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है देखने के लिए स्पेक्ट्रम में या रेडिएशन में, उसे कहते हैं वेव नंबर। और वेव नंबर क्या होता है? वेवलेंथ ही ना, उसका जस्ट उल्टा कर दो। ठीक है। एक लेंथ मतलब एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स लेंथ पास हुई, मतलब कितनी वेवलेंथ का नंबर है। नहीं समझे? देखो, ये वेव है, ठीक है। एक जो लेंथ है इसकी, एक यूनिट लेंथ में, जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पास हुई, कितनी वेवलेंथ बन रही है, इसे हम बोलते हैं वेव नंबर। वेवलेंथ का जस्ट उल्टा। ठीक है। वेवलेंथ क्या था? डिस्टेंस था। और वेव नंबर क्या है? कितने डिस्टेंस में कितनी वेव लेंथ है, वो है। ठीक है। तो उल्टा हो गया, और इसकी यूनिट क्या होगी? वेवलेंथ की जस्ट उल्टी हो जाएगी, सेंटीमीटर का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, जो हमने पीछे स्पेक्ट्रम देखा ना, देखो यहाँ पे हम जा रहे हैं इस तरफ, तो वेवलेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। आपको ये दिख रहा है? यहाँ पे देखो कितनी छोटी छोटी सी वेव्स है, और आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो वेव की जो लेंथ है वो कितनी बड़ी बड़ी होती जा रही है। तो वेवलेंथ यहाँ बढ़ रही है, और फ्रीक्वेंसी इस तरफ बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी क्या थी? एक टाइम में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं, तो देखो अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो वो ज्यादा ज्यादा पास होगी ना एक टाइम में। ठीक है। अब अगर हम इंक्रीजिंग वेवलेंथ की तरफ चलें, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेडियो वेव्स की हैं। ठीक है। और सबसे कम गामा रेस की हैं। अब अगर हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेडियो वेव की। और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गामा रेस की। और हमारा जो विजिबल रीजन है ना, जो हम देख पाते हैं, वो बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा है। अच्छा, विजिबल रीजन में कितने कलर हैं? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, है ना। विब ग्योर, ये विजिबल रीजन है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो वेवलेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। कोई भी डेंजर दिखाना रहता है तो कौन से कलर से दिखाते हैं? रेड कलर से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है ना।
तो इसलिए वो बहुत दूर तक भी हमें दिख पाता है अच्छे से, राइट। यहाँ पे वेवलेंथ रेड की तरफ बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। दोनों को भाई बहन समझ लो बिल्कुल। वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी को तो कम होना ही है, राइट। ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। अब देखते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको अच्छा हम शॉर्ट में EMR भी बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े नोट्स लिखने पड़ते हैं ना, तो हम शॉर्ट में ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने अभी वेव नेचर देखा कि ऐसे ऐसे वेव ट्रैवल कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। लेकिन वो जो वेव नेचर था ना, वो बहुत सारी चीजें समझा नहीं पा रहा था, ठीक है। क्या क्या चीजें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी, एटॉमिक लाइन, ये सब क्या है, ये अभी हम देखने वाले 2 मिनट में, ठीक है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पार्टिकल नेचर पढ़ा क्यों गया, ठीक है। अर्ली ऑब्जर्वेशंस ऑन रेडिएशन, लेट 1850s में क्या हुआ, ये देखा, ये पता लगाया कि जो अलग अलग मटेरियल्स होते हैं ना, वो अलग अलग अमाउंट के रेडिएशन को एमिट करते हैं, अपने अंदर से निकालते हैं। अलग टाइप के मटेरियल्स हैं, ये अलग अलग अमाउंट में अपने अंदर से रेडिएशंस को निकाल रहे हैं, ठीक है। किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, किसी की वेवलेंथ कम, कुछ भी ऐसा अलग 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 निकाल रहे हैं। और इनका टेम्परेचर भी क्या होगा, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ये लोग अलग अलग रेडिएशन देंगे। ये चीज पता लगी, मतलब इन शॉर्ट क्या है, एक मटेरियल है, उसकी रेडिएशन अलग है, दूसरा मटेरियल है, उसकी रेडिएशन ऑब्वियसली अलग है, एक नहीं है दोनों की। इतनी चीज याद रखना, ठीक है। अब दूसरी चीज, इंसिडेंट लाइट ऑन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लाइट पड़ रही है तो क्या होगा, वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो क्या होगी, पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी, कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाएगी और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज देखी गई। और जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है, वो अच्छी तरह से रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ऑर्डिनरी मतलब कि जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास, वो पूरी तरह से हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर लेते अपने अंदर, कुछ रेडिएशंस को जाने भी देते हैं, जो बाउंस बैक हो जाती है, राइट। ये चीजें रेडिएशन के बारे में देखी गई पहले, राइट। अब हमने ये जो ये 4 चीजें पढ़ी ना, इनको हम देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कवर करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, नाम शायद से थोड़ा बहुत सुना होगा। होता क्या है ये, सबसे पहले तो देखिए ब्लैक बॉडी क्या होती है भाई। ब्लैक बॉडी मतलब एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी चीज जिसको अगर आप हीट करोगे बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, सबसे पहले हीट करने पे ही आपको कौन सा कलर दिख, अच्छा किसी भी चीज को हीट करोगे तो कोई कलर दिखेगा ना। जैसे हम LPG गैस में से स्टोव को हीट करते हैं तो हमें ब्लूइश कलर दिखता है, राइट। तो वैसे ही आपने इस ब्लैक बॉडी को हीट किया, हीट कर दिया, ये रही तुम्हारी ब्लैक बॉडी, इसको तुमने किया हीट, तो क्या हुआ, अब ये क्या करेगी, आपको कलर देगी। कौन से कलर का आपको रेडिएशन, मतलब हीट में कौन सा कलर आपको दिखेगा उस मेटल के ऊपर, बॉडी के ऊपर, रेड कलर दिखेगा। थोड़ी देर बाद, अब हीट करते जा रहे हो ना, रुके नहीं हो कहीं पे, थोड़ी देर बाद ये कौन सा कलर देगा, येलो कलर देगा, ठीक है। थोड़ी और देर बाद, तुमने और हीट किया, तुम नहीं रुक रहे हो बिल्कुल भी, अब क्या दिखेगा तुम्हें, ग्लो दिखेगा। ग्लो भी कौन से कलर का दिखेगा तुम्हें, सबसे पहले वो बॉडी व्हाइट कलर का ग्लो दिखाएगी तुम्हें, फिर उसके बाद कौन सा ग्लो दिखाएगी, ब्लू कलर। ये सारे कलर्स, रेड से लेके ब्लू तक का सफर जो तय कर रही है, दैट इज योर ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब यही ब्लैक बॉडी में से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, अब भैया हीट कर रहे हो तुम, तो कुछ रेडिएशंस तो निकलेंगे, जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, हीट नहीं भी कर रहे हैं तब भी जो रेडिएशन निकल रहे हैं लाइट पड़ने पे, उसको बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। अब जो वेव नेचर था ना, वो ये अलग अलग कलर क्यों दिख रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझा नहीं पा रहा था, तो हम फिर पार्टिकल नेचर पे आए, राइट। तुमने अभी पीछे पढ़ा देखा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में देखा, ठीक है। यहाँ पे तुम मुझे देख के बताओ, किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा दिख रही है मुझे, धीरे धीरे आते आते ब्लू की वेवलेंथ बहुत कम है, राइट। तो ये क्या हो रहा है, वेवलेंथ जैसे जैसे कम होती जा रही है, ये वैसे वैसे ट्रैवल कर रहा है, मतलब पहले ज्यादा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ये याद रखो, वेवलेंथ कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तुम्हारी। तो
हॉट ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन एमिट करते हैं, ये अभी मैंने बताया कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो रेडिएशंस को एमिट कर रही है उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल देते हैं। ठीक है। अब इनकी जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर और वेवलेंथ पे। इंटेंसिटी मतलब तुम्हें कैसा कलर दिख रहा है वो डिपेंड कर रहा है इस टेम्परेचर पे, वेवलेंथ पे। जैसे कि हम जब वेव नेचर में देखते थे ऑब्जेक्ट्स को, तो क्या होता था, वो बोलते थे वेव नेचर के अकॉर्डिंग कि कोई भी बॉडी अगर हीट कर रहे हो उसको, तो एक कलर देगी बस, तुम्हें एक कलर दिखेगा। अब उस कलर की इंटेंसिटी तुम चेंज होते देख सकते हो, जैसे लाइट या डार्क, ऐसा तुम्हें दिख सकता है। बट ये अलग अलग कलर क्यों दिख रहे हैं वो नहीं पता था वेव नेचर को। ठीक है। और ये अलग अलग कलर क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, कलर इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ और टेम्परेचर पे। तुम क्या कर रहे हो, टेम्परेचर कंटिन्यूअसली देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, तो if क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। पीक इंटेंसिटी शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर तुमने जैसे ही बढ़ाया तो वेवलेंथ क्या होती गई बच्चे, यहाँ पे कम होती गई ना, शॉर्ट वेवलेंथ होती गई। ठीक है। आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है, कोई भी चीज आइडियल क्या होती है, जैसे तुमको बोला जाता होगा बहुत, है ना, 11th क्लास में हो, आइडियल स्टूडेंट क्या होते हैं, जो बढ़िया सी पढ़ाई करें और आईआईटी जेईई की तैयारी करें, व्हाटसोएवर यू वांट, वो आइडियल बच्चा हो गया। बट ऐसा जरूरी नहीं है ना सब आइडियल, और सबको आइडियल होना भी नहीं चाहिए। दिन भर नहीं पढ़ सकते ना, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, राइट। तो क्या हुआ यहाँ पे, आइडियल ब्लैक बॉडी किसे कहा, जो परफेक्टली परफेक्टली सारी फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर ले रही है और सारी को एमिट भी कर दे रही है। एकदम परफेक्ट बच्चा है ये ब्लैक बॉडी। ठीक है। अब रियल वर्ल्ड में इसका कोई एग्जांपल देखें कि भाई ये एक्चुअल में भी है कि नहीं, तो कार्बन ब्लैक और कैविटीज जिसमें बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं, वो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर सकती है। ठीक है। तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये सारे फेनोमेना क्या हो रहे हैं, इंटेंसिटी इसकी चेंज, मतलब कलर जो है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है तुम्हें, किसकी वजह से, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तुम। ठीक है, इस वजह से। अब देखते हैं क्लासिकल फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम हुई ऐसी कि हमें दूसरी फिजिक्स मतलब आगे दूसरी चीजों की तरफ बढ़ना पड़ा। तो क्लासिकल थ्योरी जो थी, उनने प्रिडिक्ट किया इनफाइनाइट इंटेंसिटी एट शॉर्ट वेवलेंथ्स, मतलब उनने बताया कि शॉर्ट वेवलेंथ होगी, मतलब किसी चीज की, किसी रेडिएशन की वेवलेंथ अगर कम है, छोटी है, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। इनने बताया जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बन रहा है, जो अलग अलग कलर दिखे ना तुम्हें, ये स्पेक्ट्रम है। तो ये ऑब्जर्व, मतलब जो भी ऑब्जर्व हो रहा है ये वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए, राइट। तीसरी चीज, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तीसरी चीज, हमें अब एक नई अप्रोच चाहिए थी। ये नहीं एक्सप्लेन हो रहा, हमको एक नई चीज चाहिए जिससे हमें ये चीजें पता चल पाए। ठीक है। अब देखते हैं हम नई चीज, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। प्लैंक ने एक क्वांटम थ्योरी दी थी 1900 में। ठीक है। इनने क्या बताया था, जो भी एनर्जी एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, भैया कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें से अगर तुम एनर्जी दे रहे हो तो वह एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो नॉर्मल हो गया तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा, एमिट कर देगा। तो ये जो भी एनर्जी तुम्हें दिख रही है ना यहाँ पे, ई एन कर देता, नहीं तो इलेक्ट्रॉन से कंफ्यूज हो गए। एनर्जी तुम्हें जो दिख रही है ना, ये एमी नहीं हो जाती कुछ भी, इसका एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है, डिस्क्रीट पैकेट्स में ये एमिट या एब्जॉर्ब होती है। मतलब क्या समझे, अभी समझोगे, देखो। क्वांटम मतलब एक पैकेट। ठीक है, जैसा मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया था। क्वांटम मतलब आपने जैसे कि बहुत सारे पैकेट्स बना लिए, हर पैकेट में 5-5 चॉकलेट्स हैं, तो आपने क्वांटम बना लिया। डिस्क्रीट अमाउंट मतलब एक अमाउंट है, और या फिर आपने 5 into 2 कर दिया, 10, 5 into 3 कर दिया, 15, ऐसे करके पैकेट्स बना लिए। वैसे ही एनर्जी जो है वो या तो एब्जॉर्ब होगी या तो एमिट होगी रेडिएशन से, इस फॉर्मूले से। इसको बड़े ही अच्छे से याद रखना है हमें। ठीक है। E इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पे ये E क्या है, एनर्जी है, जो या तो तुम दे रहे हो या तो वो बॉडी दे रही है तुम्हें एनर्जी, मतलब रिलीज कर रही है। और H क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, प्लैंक ने दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट, अपने नाम पे उस कांस्टेंट का नाम रखा है। ठीक है। इसकी वैल्यू ये गिवन है, बहुत 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 ही छोटी सी वैल्यू है, मतलब 10⁻⁻34, वो वैल्यू बहुत छोटी सी है, नंबर तो बड़ा बड़ा दिख रहा है। न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या थी। ठीक है।
इनसे मिलके बना तुम्हारा एनर्जी के पैकेट्स, जिसे हमने क्वांटा बोल दिया। ठीक है। अब एटम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, मतलब एटम पूरे टाइम, जैसा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मोबाइल है, वो कभी सीधा नहीं बैठ सकता, वो हर टाइम घूमता रहेगा घूमता रहेगा। तो एटम भी क्या होगा, ऑसिलेट कर रहा है। तो वो अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है इधर से उधर, या तो ले रहा है एनर्जी या तो दे रहा है। तो वो कैसे करेगा, E इज इक्वल टू एच न्यू वाले फॉर्मूले से करेगा। मतलब ये एच न्यू एनर्जी ही ले सकता है, इसके अलावा और कोई दूसरी एनर्जी नहीं लेगा। कैसे, क्या मतलब, इमेजिन करो एनर्जी को स्टेयर केस की तरह, मतलब सीढ़ियां होती है ना जो, उसकी तरह इमेजिन करो। एक सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है। अब तुम इस स्टेयर से इस दूसरी स्टेयर पे जा सकते हो इजीली, लेकिन इन दोनों स्टेयर के बीच में हवा में नहीं उड़ सकते हो। ठीक है, खुद से अपनी मर्जी से हवा में नहीं उड़ सकते हो। तो यही है क्वांटाइजेशन। एक एनर्जी लेवल इससे दूसरे एनर्जी लेवल पे जा सकती है बॉडी, लेकिन इसके बीच में नहीं जा सकती। तो ये एनर्जी लेवल है एच न्यू, और इसके ऊपर वाला एनर्जी लेवल 2 H न्यू, 3 H न्यू, 4 H न्यू, ऐसे करके एच न्यू के मल्टीपल्स में तुम्हारी एनर्जी जो होगी वो बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी। जैसे कि ये देखो, E इज इक्वल टू 0, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में कोई एनर्जी नहीं है उसके पास, नॉर्मल है बेचारा, हंसी खुशी रह रहा है। तुमने एनर्जी दी, कितनी एनर्जी मिल गई उसको, एच न्यू, मतलब 1 H न्यू एनर्जी मिल गई। और एक्साइटेड हुआ, और आगे स्टेट में गया, 2 H न्यू, 3 H न्यू, ऐसे करते करते कहाँ तक आ गया, NH न्यू तक आ गया। अब ये n इनफाइनाइट कितना भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये अलाउड एनर्जी लेवल है, इसके अलावा कहीं भी एनर्जी नहीं भाग सकती है, एच न्यू में ही ट्रैवल करेगी इधर से उधर। ये किसने बताया था हमें, प्लैंक ने बताया था क्वांटाइजेशन में। ठीक है, प्लैंक की थ्योरी जो है, जो इनने दी एनर्जी वाली कि एच न्यू के फॉर्म में डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी घूमती है, वो, उसका क्या इम्पैक्ट था, वो सक्सेसफुल थी कि नहीं थी, ये देख लेते हैं। ठीक है, प्लैंक की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन बता दिया था कि एनर्जी पैकेट्स में जा रही है, तो तुम्हें कलर चेंज दिख रहे हैं ब्लैक बॉडी में, वो जो रेड येलो व्हाइट ब्लू हमने देखे थे पीछे वो। ठीक है, ये बता दिया इनने। अब इनने क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, बहुत ही बड़ा इनका एक क्या बोलते हैं उसको, योगदान था। ठीक है, साइंस के लिए। तो वो भी एक्सेप्टेबल है, बहुत अच्छा है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ऐसी हवा में नहीं उड़ रही है, उसका एक परफेक्ट नंबर है एच न्यू, उसी में उसी के मल्टीपल में वो घूमेगी। ठीक है भाई, अब इनने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं आगे के वीडियो में। ठीक है, और इनने हीट कैपेसिटी और वेरिएशन इन सॉलिड बता दिया, मतलब सॉलिड में जो है अलग अलग हीट कैपेसिटी कैसे होती है, वेरिएशंस कैसे होते रहते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें प्लैंक ने कवर कर दी, तो इनकी थ्योरी बहुत ही बढ़िया थी। राइट, हम समरी देख लें अगर, हुआ क्या, क्लासिकल फिजिक्स जो थी, जो बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही थी, वो ना ये रेडिएशन वाले फेनोमेना को समझा नहीं पा रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ, प्लैंक आए। प्लैंक ने क्या बताया, एनर्जी के क्वांटाइजेशन के बारे में बताया कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एमिट होगी एक क्वांटम में, एच न्यू में। ठीक है, फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर बताया कि भाई ये सिर्फ वेव नहीं है, ये सिर्फ वेव की तरह नहीं घूम सकती, पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है ये। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब हम मॉडर्न फिजिक्स की तरफ बढ़ने लगे। जैसे कोई भी चीज पहले कैसी होती है, ट्रेडिशनल होती है, फिर धीरे धीरे उसका मॉडर्नाइजेशन होता जाता है। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हो गया, हम मॉडर्न फिजिक्स की तरफ बढ़ने लगे। राइट, अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसी सारे कॉन्सेप्ट्स में से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, मतलब बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग क्वेश्चन है, तो क्रैक इट and give the answer in comment section. If you like the video, kindly like, share and subscribe. Till then, bye bye. Keep studying.